किसके लिए क्वालिफाइंग कितना था, तो जिसके लिए जितना क्वालिफाइंग था अगर उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाई हैं तो जरूर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटा आप जो है बिल्कुल उससे भी कम ही फीस है, अगर आप विजय कोड यूज करेंगे तो आपको उससे भी ज्यादा छूट मिलेगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। 6 to 8 के लिए जो है जो है 6 to 8 के लिए बेटा जो है 1600 समथिंग है। ठीक है मीना जी, और आप लेकिन ये तब मिलेगा जब आप विजय कोड यूज करेंगे। हाँ 55% है फिर तो ठीक ही है। ठीक है बेटा, तो नमस्ते भैया। तो चलिए आप विजय कोड यूज करेंगे, ये मरु तो नहीं है बेटा, मरु है। चलिए पहले मैं चला के देख लूं, आज मैंने पीडीएफ बदला है तो जरा सा आप देख कर बताएं क्या व्हाइट कलर इस पर आपको विजिबल है या येलो विजिबल है, पहले आप कमेंट करें, जो आप बताएंगे फिर मैं वही कलर यूज करूंगा। चलिए बताइए व्हाइट ज्यादा विजिबल है या येलो ज्यादा विजिबल है या ब्लैक ज्यादा विजिबल है, जल्दी बताएं बेटा। जो भी आप बताएंगे फिर मैं वही कलर यूज करूंगा ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं आए। बढ़िया, आज हमने कहा थोड़ा सा मैराथन है, तो थोड़ा सा ब्लैक, अरे वाह वेरी गुड। अच्छा रेड, अच्छा एक बार ट्राई कर लेते हैं यार, सही कहा आपने, एक बार इसे भी देख लो भैया, लालम लाल। अब देखो जरा, बताओ 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 बताओ, मुझे तो ये सबसे बढ़िया दिख रहा है। अच्छा अच्छा, अरे वाह वेरी गुड निशा जी, आपका स्वागत है, बिल्कुल मिलेगा बेटा बिल्कुल मिलेगा। हाँ रेड, वेरी गुड, चल रेड, आओ बेटा। चलो आज हमने थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है ना, आज देखो हम भी थोड़ा रंगीन रंगीन से रंगीन रंगीन से लग रहे हैं, नहीं तो हम तो जब 80 के जैसे 80 के दशक की मूवी दिखते हैं जैसे ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल, तो आज हम थोड़ा सा रंगीन रंगीन से जो है वो लग रहे हैं। तो आप मुझे मिलना लाइव क्लास में निशा जी, निशा जी आप लाइव क्लास में मिलना मुझे, वहीं सारी चर्चा कर लेंगे बेटा, ठीक है। हाँ बहुत बहुत बढ़िया प्रकाश जी, स्वागत है। चलिए ये मरु है बेटा, ये मरु है, मरु प्रदीप किसका उपन्यास है? वेरी गुड, और मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा उत्तर दिया है मेरे साथियों ने, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का उपन्यास है बेटा मरु प्रदीप। और एक बात ध्यान रखना बेटे, इस उपन्यास से एक क्वेश्चन और भी बनता है ना। हाँ इस उपन्यास से, अब भाई अब कल वैकेंसी आ गई तो अब हम तो अच्छे, देखो मास्टर कब अच्छा लगता है भाई, मास्टर तभी अच्छा लगता है जब सामने विज्ञापन हो, वैकेंसी हो, तो मास्टर वैसे भी घना सोना लगता है ना भाई, क्योंकि अब आगे तो काम ही काम है। तो चलिए जो है तो मरु प्रदीप, एक बात ध्यान रखना बेटा, ये उपन्यास एक कारण और बहुत चर्चित है मेरे प्यारे बच्चे, क्या ये बाल विधवा, बाल विधवा के जीवन पर आधारित है, बाल विधवा के जीवन पर, बाल विधवा के जीवन पर आधारित है मरु प्रदीप। इसलिए बेटा यह जो है देखो भाई नेट ना दिक्कत मत करो, हैं। अच्छा नहीं होगा, हमारा भी साहित्य का क्लास निशा जी क्यों नहीं ओपन होगा, हाँ सर का व्याकरण का हो रहा होगा, हमारा साहित्य का हो रहा होगा, बिल्कुल। बाल विधवा और नहीं लिखा नेहा जी, ये बाल विधवा के जीवन पर है मरु प्रदीप, ठीक है, ये बाल विधवा के जीवन पर है, तो बहुत अच्छा उपन्यास है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, यशपाल जी का कौन सा उपन्यास 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित है? देखो बेटे, अरे वाह स्वाति जी नमस्कार, हाँ हाँ नहीं आ गया नेट आ गया। या देखो अब रितु जी फिलहाल तो उन्होंने जो है अपियरिंग को मना किया है, फिलहाल अपियरिंग का तो कोई वो है नहीं, अब इसके बाद अगर उसे मौका दे दें तो अलग की बात है, फिलहाल तो अपियरिंग के लिए कोई वो नहीं है इसमें ना बेटा। इसके पहले चर्चा तो बहुत थी भैया कि अपियरिंग को मौका मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो है हाँ हाँ। चलिए यशपाल जी का कौन सा उपन्यास 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित है? झूठा सच, नहीं नहीं, ए वालों रुक जाओ, झूठा सच नहीं, झूठा सच जो है ये भारत विभाजन पर है, किस पर है? भारत विभाजन, ठीक है बेटा,
भारत विभाजन पर है झूठा सच। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद इनमें जो है बेटे, देखो ध्यान से देखा, अरे वाह आशमा जी, बहुत बहुत बढ़िया उत्तर, बहुत अच्छा उत्तर, अच्छा क्वेश्चन है, ये दमदार क्वेश्चन है। विद्रोही कौन सा उपन्यास है बेटा? विद्रोही। और ये जो है हाँ, एक बात इसमें और भी ध्यान रखना बेटा कि इसमें जो उपन्यास है विद्रोही, इसमें जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित। दूसरा, दादा कामरेड, इसमें दादा जो शब्द आया है, दादा शब्द आया है चंद्रशेखर जी के लिए, मतलब चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, ठीक है। और कामरेड शब्द जो आया है बेटा, ये यशपाल जी के लिए आया है। किसके लिए आया है? यशपाल जी। शेयर खूब दबा के करना, आज देखना है कितनी संख्या आ जाती है। तो दादा कामरेड जो है बेटा, दादा कामरेड जो उपन्यास है बेटा, इस दादा कामरेड उपन्यास में दादा चंद्रशेखर जी हैं और कामरेड यशपाल जी हैं। दिव्या जो है ये बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है, या बौद्ध धर्म या दर्शन, ठीक है, से जुड़ा उपन्यास है दिव्या। अच्छा, झूठा सच, अब एक एक क्लियर हो गया बेटा। हाँ, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, तो इसमें जो है झूठा सच जो है वो भारत पाकिस्तान विभाजन से है। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा देखो, एक बात और बता दूं, भारत विभाजन से रिलेटेड दो उपन्यास और हैं। एक राही मासूम रजा का है आधा गांव। कौन है बेटा? आधा गांव। किसका है? राही मासूम रजा। दूसरा जो है तमस है। तमस है किसका? भीष्म साहनी जी का। तमस है भीष्म साहनी जी का। तो इस तरह से बेटा हम ये देख रहे हैं ना, इस तरह से हम ये देख रहे हैं, तो हम यहां ये देख रहे हैं बेटा कि राही मासूम रजा और भीष्म साहनी, तो ये तीन उपन्यास हो गए, आधा गांव, तमस और झूठा सच, देश विभाजन से रिलेटेड हैं। यार नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी बेटा, रजनी जी लगे रहो लगे रहो लगे रहो, नहीं नहीं नहीं, छवि जी नेटवर्क सही आएगा, ठीक है। चलो, हमारे यहां चल रहा है, आपके यहां भी सही हो जाएगा, घबराओ नहीं घबराओ नहीं। तो ये तीनों समझ में आ गया बेटा, यशपाल का समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, गंगौली, गाजीपुर के गंगौली गांव की कथा है, गाजीपुर के गंगौली गांव की कथा है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा भैया। चलो, ग्लोबल गांव के देवता, ग्लोबल गांव के देवता, ये किसका उपन्यास है? 2009 में आया हुआ उपन्यास है ये बेटा, और ये पूछा भी गया है तमाम परीक्षाओं में। ग्लोबल गांव के देवता किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ, विभूति नारायण राय, असगर वजाहत और रणेंद्र। किसका उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता? जल्दी जल्दी शेयर करो, खूब शेयर करो बेटा, आज 200 पहुंचना है, ये ध्यान रखना मेरे भैया लोगों। बिल्कुल, जो है रणेंद्र। क्या बात है, बहुत अच्छा उत्तर। इसका मतलब पेपर सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। मैं देखना चाह रहा था कि पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं आप लोग, बिल्कुल कर रहे हैं। रणेंद्र का उपन्यास है बेटा ग्लोबल गांव के देवता। देखिए मैं बताऊं इसमें है क्या, जैसे इस समय जो अरे वाह क्या बात है पृथा जी, आपके मुंह में घी शक्कर। भाई पृथा जी कह रहे हैं आज 500 कर दो लाइव, है ना। रजनी जी क्या बात है भाई, आपको भी। तो देखो, टीजीटी पीजीटी राजकुमार जी अलग नहीं होता बेटा, बस स्लेब अस्तर हम पीजीटी का लेके चलते हैं तो वो अपने आप कवर हो जाता है। ग्लोबल गांव के देवता, ठीक है बेटा। रणेंद्र, जो नए बदलते गांव का परिवेश। अच्छा, इसमें एक और क्या, प्रदीप सौरभ, इनका एक उपन्यास बहुत पूछा जाता है भैया, बड़ा जोर का नाम है यार, पढ़ोगे मजा आ जाएगा। मुन्नी मोबाइल, प्रदीप सौरभ जी का उपन्यास है मुन्नी मोबाइल, सुना है? यह भी पूछी गई रचना है। विभूति नारायण राय, इनका एक उपन्यास है एक प्रेम की भूत कथा, एक प्रेम की भूत कथा। और असगर वजाहत, इनका बरखा रचाई, बरखा
रचाई। ये बेटा चारों उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चारों उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ बस रुचि जी आपका धन्यवाद। तो देखो ये चारों उपन्यास बहुत चर्चित है, मुन्नी मोबाइल, एक प्रेम की भूत कथा, बरखा रचाई और रणेंद्र का ग्लोबल गांव के देवता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, शीर्षक बड़ा प्यारा मुझे लगता है इसका, इसलिए यह प्रश्न मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, किसका कहानी संग्रह है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, किसका कहानी संग्रह? एक बात बताऊं बेटे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग दिल्ली जाते हैं कमाने, मुंबई जाते हैं कमाने, कोलकाता जाते हैं कमाने, जाना भी चाहिए भाई, घर बैठे रोटी थोड़ी चलेगी। लेकिन एक बात और भी होती है कि जब हम 10 साल 5 साल बाद, बात शेयर करते रहो बेटा, 10 साल 5 साल बाद जब वहां से लौट करके आते हैं, तो हम सच में अगर बैठ के मूल्यांकन करें कि हमने अपने इतने जीवन में क्या बनाया, क्या बिगाड़ा, तो ऐसे लगता है कि जैसे गए थे वैसे ही आए हैं। तो जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे कि जगदम्बा बाबू भी कमा के लौट रहे हैं। हाँ, अरे वाह स्वाति जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इसमें जो है पूछ रहे हैं कि ये किसका कहानी संग्रह है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ये बेटा जो है हाँ, तो ये हमारा जो है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ये चित्रा मुदगल का है। किसका है बेटा? और मैं देख रहा हूं तमाम बच्चे जो है चित्रा मुदगल का उत्तर दे रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़ा इधर उधर भी एक का उत्तर भी दे रहे हैं, ममता कालिया का नहीं मेरे प्यारे बच्चे। और ये जो है चित्रा मुदगल का है कहानी संग्रह, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। ठीक है बेटे, और अगर हम चित्रा मुदगल जी की बात जो है करें, तो इनकी कुछ रचनाएं बड़ी चर्चित हैं बेटा। जरा ठहरा हुआ, जरा ठहरा हुआ, ठीक है, जरा ठहरा हुआ, ठीक है। उसके बाद हाँ यार एक चीज छूट गई, अच्छा चलो अभी आपको मैं बताऊंगा, अभी एकाएक ध्यान आया। जो है अपनी वापसी, जरा ठहरा हुआ, अपनी वापसी, एक रचना इनकी बहुत चर्चित है बेटा, जिनावर। ये रचना जरूर याद रखना, जिनावर ना, जिनावर। ये जो है चित्रा मुदगल की रचना है। 7 PM वाली क्लास टाइम चेंज नहीं हो सकता क्योंकि बेटा देखो अब वो तो नेहा जी उस समय सबके अपने अपने स्लॉट बुक हैं बेटा, तो कैसे हो पाएगा है? हाँ एक यार उनका देखो, अभी एकाएक जब यहां आया तो ध्यान आया, रणेंद्र का एक काव्य संग्रह भी बहुत चर्चित है बेटा, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूं। ये नोट कर लेना बेटा, बहुत चर्चित है, पिछले कुछ दिनों काफी चर्चा में रही है पुस्तक, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूं, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूं। ये भी पिछले कुछ दिनों पुस्तक बड़ी चर्चा में रही। ठीक है, अरे संगीतकार जी बिल्कुल थोड़ा सा ही बेटा, बस थोड़ा सा ही मेरे बाबू, बस थोड़ा सा, तो ये नोट कर लेना यार। और हाँ एक बात ध्यान रखना, ये काव्य है, काव्य संग्रह है, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूं। ठीक है, चलो नहीं देखो ये तो हमारा प्रेम है यार। तो चित्रा मुदगल हो गई, इनका ये जिनावर जरूर याद रखना बेटा, चित्रा मुदगल की रचना जो है जिनावर, जिनावर जो है ये जरूर याद रखना। और इनके एक और है भूख, भूख और एक है लपटें, तो ये तीनों लास्ट की रचनाएं चर्चित हैं, जिनावर, भूख, लपटें ना। रंजू जी नमस्कार बेटा, चलो शेयर करते रहना भैया, खूब शेयर करना। रस प्रिया किसका कहानी संग्रह है? ध्यान रखना वो नहीं रसिक प्रिया मत कर देना, रस प्रिया रेणु यशपाल है, ये यशपाल है बेटा, रेणु यशपाल अज्ञे मार्कंडे। जल्दी बताना बेटा। अरे वाह क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन हो गया क्या यार, सरल क्वेश्चन हो गया। चलिए बिल्कुल सही है, रस प्रिया जो है, लेकिन कहानी चर्चित है बेटा, याद रखना। अच्छा और कहानी बताओ इनके, चलो और कहानी जल्दी बताओ, कहानियों का नाम बताओ। एक तो देखो बहुत चर्चित रही है पंचलैट, इसको तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ना, इतनी अच्छी कहानी आपको मिलेगी नहीं। हमारे समाज के दोगलेपन को इससे बढ़िया दर्शाने वाली कहानी कम ही, मतलब अच्छी कहानी, मैं ये तो नहीं कहता सर्वश्रेष्ठ है, बट हमारे समाज के दोगलेपन को दर्शाने वाली कहानियों में से एक है पंचलैट।
वही मधुआ जो गांव की लड़की से प्यार करने के कारण, विवाह करने के कारण हे है, वो जब पंचलैट बारना जानता है तो गांव का सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इतना दोगलापन है हमारे समाज में। हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अगर किसी को बुरा लगे। बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है। ठुमरी, ठुमरी ये कहानी भी बहुत चर्चित रही है बेटा। पंचलैट, पंचलैट है, ठुमरी है, आदिम रात्रि की महक है। आदिम, बिल्कुल, अभी मैंने देखा एक साथी ने एक कहानी और लिखी थी, आदिम रात्रि की, आदिम रात्रि की महक। और अभी मैंने देखा एक साथी ने एक कहानी और लिखा था, क्या, अरे वो क्या कहते हैं, तीसरी कसम। और इसका बड़ा मजेदार नाम है यार, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए उल्फाम। निशा जी देखिए, अभी आपने कल एडमिशन लिया है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर नहीं ओपन होता है आप डरिए नहीं, कल 8 बजे की क्लास में मुझसे मिलिएगा, मैं आपका नंबर लूंगा, आपकी प्रॉब्लम लूंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले कुछ घंटे में आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगले कुछ घंटों में आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। चलो, ये फोन तो संडे के दिन रुला ही देता है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और हां, एक जिन एक और है इनका, अग्निखोर। अग्निखोर, ठीक है। तो ये इनकी जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानियां हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल। इससे भी मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। दूसरा ताजमहल किसका है? नासिरा शर्मा है ये बेटा, नासिरा शर्मा, क्षमा कौर, ममता कालिया, अनीता जैन। कहानी संग्रह दूसरा। हाँ, वो तो रसिक प्रिया वो से यार देखो, रुक गए, अब रुक गए, बस यहीं से एक बार और जोर लगा लो, 200 पहुंच जाओगे बेटा। एक बार और जोर लगा दो, यहीं से एक बार और मेहनत कर दो। एक बार झूम के शेयर करेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे, एक बार शेयर करेंगे, और फटाफट जो है 200 पहुंचना है बेटा। देखो 200 के नीचे आज नहीं रुकना, क्योंकि कल नॉर्मल क्लास में आप 175-80 पहुंच गए थे, तो आज 200 के नीचे नहीं रुकना है, जल्दी करो बेटा। चलिए, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं और मैं आपसे खुश हूं ना। बिल्कुल, नासिरा शर्मा। देखिए, नासिरा शर्मा जी की अन्य रचनाएं हैं, पत्थर गली, पत्थर गली। उसके बाद है बेटा एक उनका वो है इब्ने मरियम, इब्ने मरियम, इब्ने पत्थर गली, इब्ने मरियम। और वो है एक सकीना के 40 चोर। ये भी बहुत जो है हाँ, सवीना के 40 चोर, सवीना के 40, सवीना के 40 चोर। एक है संसार, नहीं है बेटा, ध्यान रखना, संगसार है। क्या है? संसार नहीं है, संगसार है। ठीक है, तो ये इनकी जो है नासिरा शर्मा जी की जो है कहानियां हैं बेटे। और खुदा की वापसी, खुदा की वापसी, तो ये नासिरा शर्मा जी की रचनाएं बेटा। और दूसरा ताजमहल बहुत पूछी गई रचना है ये बेटा, अपने यहां यूपी टीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, हरी बिंदी, हरी बिंदी किसकी कहानी है? हरी बिंदी किसकी कहानी है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंबदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। जल्दी बताना बेटा। दूसरा ताजमहल 2002, बिल्कुल एकदम सही। देखिए, रजनी जी ने समय भी बता दिया कि सर ये जो है 2002 का काव्य संग्रह है। ठीक है, 2002 का, क्या बात है। चलो, अब यहां कह रहे हैं बेटा हरी बिंदी, हरी बिंदी किसकी रचना है? बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खुश हुआ मैं, अच्छा लगा
कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल विजय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं भैया, बस शेयर नहीं कर रहे हैं, बाकी तो सब कर रहे हैं। देखो, इनकी एक बहुत चर्चित कहानी है मृदुला गर्ग की, डेफोडिल जल रहे हैं, यह भी पूछा जाता है बेटा। डेफोडिल जल रहे हैं, डेफोडिल माने वो रोड लाइट जिसे आप कहते हैं यार, वो जो सड़क पर जलती है, डेफोडिल जल रहे हैं। ठीक है, कितनी कैदें टुकड़ा टुकड़ा आदमी, कितनी कैदें टुकड़ा टुकड़ा आदमी। ठीक है बेटा, टुकड़ा टुकड़ा आदमी। चलिए, समागम, ये जो है इनकी रचना है बेटे, किसकी? उषा प्रियंवदा जी की। डेफोडिल जल रहे हैं, इसे जरूर ध्यान रखना बेटा, डेफोडिल जल रहे हैं, ये बहुत चर्चित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। मुक्ति बोध की आत्मकथा, पहली बात तो मुझे कोई बच्चा बताए इसकी विधा क्या है, विधा पहले आप मुझे बताएं, फिर मैं आगे की बात करूंगा। इसकी विधा, कितनी कैदे टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, अरे वाह, ग्लेशियर से, हाँ ग्लेशियर से सही है, मेरे देश की मिट्टी आहा, बिल्कुल मेरे देश की मिट्टी आहा, मुझे लग रहा है ये लास्ट है, क्यों रजनी जी, ये मुझे लग रहा है लास्ट संग्रह है इनका, मेरे देश की मिट्टी आहा, ये लास्ट संग्रह है ना। हाँ, दरअसल अब जो है ना, देखो यार एक बात बताऊं, इतनी रचनाएं हैं उसी में भरी रहती हैं तो वो कितनी। ठीक है, चलो, मुक्तिबोध की आत्मकथा, इसकी विधा बताना है, पहले तो विधा बताना, मुझे विधा बताना, पहले मैं विधा बताता हूं। ठीक है, आलोचना नहीं, रोहिणी जी गलत 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 गलत। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा निशा जी, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, आपकी हर समस्या सॉल्व। जब मैं देखो, जब अगर आप हमारे नाम पे आए हो और हम खड़े हैं तो टेंशन नहीं। उपन्यास नहीं 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 नहीं। हाँ, पीडीएफ क्यों नहीं देंगे, पीडीएफ, अरे बेटा छवि जी इसमें प्लीज की क्या बात है बेटे, ये आपका अधिकार, आप इसीलिए तो हमारे साथ उस पे जुड़े हैं। ये बेटा जीवनी है, देखो मैं बता दे रहा हूं, ज्यादा समय बर्बाद करना बेकार चीज है, जीवनी है ये। एक्चुअली ये कंफ्यूजन क्यों होता है, इसमें आत्मकथा शब्द लगा है, इसमें आत्मकथा शब्द लगा है, तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये आत्मकथा है, लेकिन ये जीवनी है बेटा, जीवनी है। ठीक है, मुक्तिबोध की आत्मकथा जो है ये जीवनी है, और इसे जो है विष्णुचंद शर्मा ने लिखा, ध्यान रखना। अब इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, विष्णु प्रभाकर और विष्णुचंद शर्मा, इन दोनों लोगों में बहुत जो है। अच्छा, विष्णु प्रभाकर आप लोगों को पता है, इन्होंने आवारा मसीहा लिखा है, ये इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने जीवनी लिखा है आवारा मसीहा, किसकी जीवनी है? शरत चंद्र जी की जीवनी है आवारा मसीहा। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने। और विष्णुचंद शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखा है, वो जीवनी है। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न बहुत जोर का है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में कौन प्रेमचंद जी का जीवनीकार नहीं है? प्रेमचंद जी का जीवनीकार नहीं है, मतलब किसने मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी नहीं लिखी? निम्न में से किसने मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी नहीं लिखी? अमृत राय, हंसराज रहबर, शिवरानी देवी, मदन गोपाल। एकदम सही उत्तर, बिल्कुल जिंदाबाद, एकदम जिंदाबाद, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। हंसराज रहबर जी ने बेटा अमृत राय जी की और उनकी मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी नहीं लिखी, और इन्होंने जो है एक जीवनी लिखी थी, याद रखना, जिसका नाम है योद्धा सन्यासी। और ये जो है बेटा स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? स्वामी विवेकानंद जी। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी है, हंसराज रहबर, योद्धा सन्यासी। ये समझ में आया? अब इसके बाद ध्यान रखना, अमृत राय ने क्या लिखा है? अमृत राय जी ने लिखा है कलम का सिपाही। अच्छा, अमृत राय जी मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, ये भी मैं बता दूं, ध्यान रखना। शिवरानी देवी ने लिखा है प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में, ये प्रेमचंद जी की पत्नी है। मदन गोपाल ने लिखा है कलम का मजदूर,
मदन गोपाल ने क्या लिखा है बेटा, कलम का मजदूर। ठीक है बेटा, चलिए, नहीं रुकेगी बेटा, वीडियो नहीं रुकेगी। पेपर कहां से, पेपर भैया कहीं से, कोई प्रैक्टिस सेट ले लो यार, कोई, हाँ मेरे साथ जन्म, बिल्कुल। तो जो है आप कहीं से भी पेपर ले लो, जो सॉल्व पेपर मार्केट में है उनको लेकर सॉल्व करो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और घटो नहीं, आगे बढ़ो भैया। त्रिवेणी में किन 3 कवियों, देखो मैंने क्वेश्चन का स्तर ठीक रखा है, और ये भी देखो मैंने शुरू से भी आपको एक बात कही थी बेटे, कि मेरी आदत है मैं वो फर्जी क्वेश्चन नहीं लाता कि आपको आए ना और किसी परीक्षा में भी ना आए। पता चला आप सोचें अरे यार ये तो हमें नहीं आ रहा, और वो वास्तव में किसी परीक्षा में आना भी नहीं है, है? ज्यादा ग्रामर नहीं आएगा, साहित्य ज्यादा आएगा। देखिए आपके अब आने हैं कितने, 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन में से कम 60 क्वेश्चन साहित्य आएगा, 20 क्वेश्चन ग्रामर आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जायसी, सूर, तुलसी, त्रिवेणी में 3 कवि हैं बेटा, जायसी, सूर, तुलसी ना, जायसी, सूर, तुलसी। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, देखिए त्रिवेणी जो है शुक्ल जी ने 3 कवियों के लिए निकाला है, इसके साथ ही साथ तुलसीदास जो है इनकी एक अलग से रचना है, किसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तुलसीदास इनकी एक अलग से भी रचना है ना। हाँ चलो आगे चलूं बेटा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, यहां तक मध्यकालीन बोध का स्वरूप, यह किसने लिखा है बेटा, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आया है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हाँ सूरदास, तुलसीदास, जायसी, ठीक है बिल्कुल सही है। कोई आप लो बेटा, किसी प्रकाशन का लो, देखो कोई प्रकाशन वाला हमें पैसा नहीं देता, अगर देता तो हम उसका नाम लेते, फला प्रकाशन का खरीदो, लेकिन भाई कोई प्रकाशन वाला हमें तो कुछ देता नहीं है। नहीं, मैं तो मजाक केवल बात कर रहा। देखो बेटे, आप जो आपके यहां इजिली अवेलेबल हो, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में, जो आपके यहां इजिली अवेलेबल हो आप वही खरीदो और आराम से उसे सॉल्व करो। बट एक बात ध्यान रखना कि जैसे रोज भोजन करने के बाद, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, जैसे खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करते हैं, थोड़ा टहलते हैं ताकि भोजन डाइजेस्ट हो, वैसे पढ़ने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए पेपर जरूर सॉल्व करना, ठीक है। बिल्कुल मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो है बेटा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, और इनके साथ ही साथ जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, या सीधा सीधा मैं आदिकाल लिख दे रहा हूं, कहा दुनिया भर की आदिकाल, इनकी एक रचना और है। इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और इसके अलावा जो है 1 हो गया, 2 हो गया, इसके अलावा एक तीसरा जो है इनका बेटा, वो भी आप लोग ध्यान रखना, हिंदी साहित्य की भूमिका। अच्छा समय बता सकते हो इनका, हिंदी साहित्य की भूमिका, इन तीनों का समय बता सकते हो बेटा, समय बता सकते हो बेटा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेटा, हो जाएगा रीना जी, बस निश्चिंत होकर सॉल्व करो बस। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, राजीव जी जिंदाबाद, बिल्कुल हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। चलो, और ये 2 हो गए हमारे 1952, यही तो देख लेना, 1940 और 1952, ठीक है, हाँ 1940 और 1952 और 52, ठीक है। वाह बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, और बेटा 200 पहुंचने वाले हैं, जल्दी से शेयर कर दो। वाह बेटा वाह ना, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, बाकी ये दोनों याद रखना, एक 40 में है, 2 52 में है, एक 40 में है, 2 52 में है, बिल्कुल जिंदाबाद। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसका यात्रा वृत्त है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये वही देखो, गद्य में हमने वही, वाह बेटा 200 पहुंच गए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आज खींचे रहो बेटा, देखो कितना आगे चलते हैं ना। वाह बेटा वाह वाह। चलो, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसका यात्रा वृत्त है? अरे वाह क्या बात है, उत्तर बहुत अच्छा दे रहे हैं आप लोग। यशपाल। देखो बेटे ये बहुत चर्चित है, मैं इसका कारण बताऊं। देखो लोहे की दीवार है क्या? एक ये दीवार है। अब देखो आज एक चीज बता दे रहा हूं, हमेशा आपको याद हो जाएगी मेरे बच्चे। ये एक दीवार है और इस दीवार के जो है दूसरी तरफ जो है एक तरफ सोवियत संघ है। एक तरफ क्या है? लोहे की दीवार। एक तरफ सोवियत संघ है और एक तरफ पूंजीवादी देश है। मतलब एक तरफ मार्क्सवादी देश और एक तरफ पूंजीवादी देश, और ये दोनों के बीच में ये लोहे की दीवार। तो याद रखना बेटे, इसमें पूंजीवादी और मार्क्सवादी देशों के बीच की बात को, मतलब की बात को दर्शाया गया। और एक बात और बेटा, देखो इनका एक कहानी संग्रह जो इनका यशपाल जी का एक जो है राह बीती ना, एक तो यात्रा वृत्त इनका ये हो गया, एक लोहे की दीवार के दोनों ओर, और दूसरा यात्रा वृत्त है इनका बेटा राह बीती। मैं इसको सही से लिख दूं, राह बीती। ये जो है बेटा राह बीती जो है मेरे बच्चे, ये यूरोप की यात्रा पर है। किस पर है बेटा? यूरोप की यात्रा। और इसमें जो है पूंजीवाद और जो है सोवियत संघ के बीच के संबंधों की बात की गई है। ठीक है बेटा, चलो चलो मेरे प्यारे बच्चे, जो है आगे बढ़ते रहना, खूब आगे बढ़ना। किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? कारण इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं बेटा, इन विकल्पों में से किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार नहीं मिला? शेयर करते रहना, शेयर करते रहना, खूब बेटा शेयर करना। साहित्य अकादमी कितने पाकिस्तान, देखो कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, और इस पर आपको पता है बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बिल्कुल इन्हीं हथियारों से अमरकांत, अमरकांत, इस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। विनायक, विनायक वो है गोबर गणेश वाले, क्या नाम है उनका? अरे जो विनायक उनका है ना, जो गोबर गणेश वाले। और आधा गांव, रेहन पर रघु, रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह। विनायक वो गोबर गणेश वाले, क्या नाम है उनका? काशीनाथ सिंह। गोबर गणेश वाले जो हैं बेटा, जिनकी रचना है गोबर गणेश, रेहन पर रघु, ये हो गया हाँ काशीनाथ सिंह, इसको भी मिला है। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना बेटा कि आधा गांव जो है इसे नहीं मिला है। विनायक रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह, हाँ बिल्कुल है। और विनायक हाँ रमेश चंद शाह, आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चंद शाह, रमेश चंद शाह, इनकी एक रचना और बहुत पूछी जाती है बेटा रमेश चंद शाह की, गोबर गणेश, गोबर गणेश, इनकी रचना और एक ये बहुत पूछी जाती है। तो इन चारों लोगों को जो है साहित्य अकादमी मिला है, आधा गांव पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, राही, हाँ बिल्कुल आधा गांव, राही मासूम रजा, आधा गांव, दिल एक सादा कागज न, हिम्मत जौनपुरी, कटराबी आरजू, कटराबी आरजू, हिम्मत जौनपुरी, ये सब बेटा जो है। हाँ रजनी गुप्ता जी हर हर महादेव, नमस्ते बेटा। आओ चलो शेयर करते रहना, शेयर करते रहना बेटा। किस आचार्य ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? ध्वनि को देखिए, अब कुछ हमने काव्य शास्त्र भी ले लिया है बेटा, और मेरे साथ प्रैक्टिस में थोड़ा थोड़ा इसे सीखा करो। इसमें बहुत सी रचनाएं, बहुत सी बातें मैं यहां बताता रहूंगा, उन्हें सीखो बेटा। ठीक है, बिहार के लोगों, क्योंकि प्यारे बच्चों कुछ काव्य शास्त्र के क्वेश्चन भी आएंगे, हम उन्हें प्रश्न में लेकर के धीरे धीरे समेटते रहेंगे ना। नेटवर्क कहाँ है रजनी जी यार? देखो अब हमारे यहाँ तो सही चल रहा है बेटा, हमारे यहाँ भैया तो सही चल रहा है। ठीक है, चलो बाबू, चलो चलो मेरे बच्चे, वेरी गुड। आनंदवर्धन, देखो एक दो बात ध्यान रखना बेटा, नोट करो ना। हाँ रिंकू मित जी नमस्कार। देखो आनंदवर्धन जो है, ये इनसे एक बात और पूछा जा सकता है क्या? ध्वनि संप्रदाय के जनक, ध्वनि संप्रदाय के जनक कौन है? आनंदवर्धन है, नंबर एक। नंबर दो,
आपसे यह पूछा जा सकता है कि ध्वनि को सबसे पहले काव्यात्मा किसने माना, तो वहां जो है आनंदवर्धन ने माना था। तीसरी चीज आपसे पूछा जा सकता है बेटा, आनंदवर्धन की पुस्तक इनकी आनंदवर्धन की पुस्तक आपसे पूछा जा सकता है, तो इनकी किताब का नाम है ध्वन्यावलोक। क्या नाम है बेटा? ध्वन्यावलोक। ठीक है। और जो है इसी पर जो है दंडी ने ध्वन्यावलोचन नामक टीका लिखी थी, और जो है ध्वन्यावलोक लोचन इनकी पुस्तक का नाम है। तो तीनों चीज याद हो गया। ध्वनि संप्रदाय को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना, ध्वनि को धन के जनक हैं, और पुस्तक है ध्वन्यावलोक। ठीक है। हाँ, अच्छा, एक प्रश्न और क्या? सर्वप्रथम काव्यात्मा का प्रश्न किसने उठाया? सर्वप्रथम, यह प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। सर्वप्रथम काव्यात्मा का प्रश्न किसने उठाया? काव्यात्मा का सबसे पहला प्रश्न उठाया था बेटा वामन ने। किसने? वामन ने। वामन किस संप्रदाय के हैं? रीतिवादी हैं, रीति संप्रदाय के हैं। और इन्होंने कहा था रीतिर आत्मा काव्यस्य, और इस तरह से रीति को काव्य की आत्मा कहकर सबसे पहले काव्यात्मा का प्रश्न उठाया था जो है वामन ने, रीतिवादी वामन ने। और फिर उसके बाद आगे तमाम लोग अलग अलग अपना कहते चले गए। ठीक है बेटा, देखो बढ़िया, ये थोड़ी से कठिन लग सकते हैं, हाथ जोड़ रहा हूं, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करना बेटा। ठीक है। हाँ राहुल सोनी जी, बिल्कुल जो है आपके लिए जरूरी है बेटा। ठीक, भोजराज ने नहीं बेटा, भोजराज ने नहीं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटे। कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, सरस्वती नहीं वीणा पाणी, हिंदी के बात वही है पर उन्होंने इसे वीणा पाणी की जगह सरस्वती लिख दिया कि बच्चे ज्यादा समझ लें, पर भाई चूंकि ये स्टेटमेंट है तो पूरा वो रहना चाहिए। तो निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी। जल्दी बताना बेटा। महादेवी वर्मा, बिल्कुल सही उत्तर है बेटा। महादेवी वर्मा को उन्होंने हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा। और यह भी पूछा जाएगा किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा। दूसरी चीज ध्यान रखना, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? आधुनिक मीरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। तीसरी चीज ध्यान रखना, क्या महादेवी वर्मा जो हैं इनको प्रथम भारत भारती पुरस्कार भी मिला था। प्रथम उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देता है भारती पुरस्कार, प्रथम भारत भारती पुरस्कार मिला महादेवी वर्मा को। मैं रचनाओं पर नहीं आ रहा हूं, केवल इनकी इंपॉर्टेंट ये बातें बता रहा हूं कि महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा है, प्रथम भारत भारती पुरस्कार मिला है ना, और उसके साथ ही साथ, हाँ निहार पर, ठीक है, उसके साथ ही साथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है बेटा, चल वेरी गुड, नीचे भाग रहे हो भाई। हाँ, निहार की भूमिका हरिऔध ने लिखी है, बिल्कुल निहार, इसकी जो है भूमिका बिल्कुल एकदम सही आपने कहा, हरिऔध जी ने लिखी है। निहार जो इनका काव्य संग्रह है इसकी भूमिका हरिऔध जी ने लिखी है, एकदम सही। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन नीचे नहीं आओ भाई, ऊपर चलो, ठीक है, जल्दी करो, ऊपर चलो। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, हालावादी?
देखो बेटे, मैं यहां बताऊं, वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दिया आप लोगों ने, प्रगतिवादी। क्यों? क्योंकि ताज कविता का मूल वर्ण विषय क्या है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ताजमहल बना था तो पहली बात तो देखिए वहां दो चीजें कवि देखता है। एक तो कितने लोगों की खून पसीने को चूसा गया तब इतनी सुंदर भव्य बिल्डिंग बनाई गई, और दूसरा कितने लोगों ने कितने लोग मरे कटे इसके लिए तब ये बिल्डिंग बनी। तो जाकर के ये कहीं ना कहीं एक प्रगतिवाद के उसमें आ जाती है, शोषक शोषित की बात करने लगती है। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के कवि हैं? यह भी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ऊपर का प्रश्न है पर क्वेश्चन अच्छा है। परंपरावादी हैं, शास्त्रीय विचारधारा हैं, जनवादी हैं, सांस्कृतिक विचारधारा। देखो पहली बात तो रामविलास शर्मा जी से जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मार्क्सवादी आलोचक, क्या पूछा जाता है बेटा? मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो मार्क्सवादी आलोचक जो हैं ये रामविलास शर्मा है, पहली बात। दूसरी चीज, रामविलास शर्मा जी का क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया आप लोगों ने। देखो यही होना ही है जनवादी विचारधारा। क्यों? क्योंकि जो मार्क्स से प्रभावित है वो सीधी सी बात है इसी विचारधारा में आएगा। भाई जो मार्क्स से प्रभावित है वो इसी विचारधारा में आएगा। ठीक है, चल। लघु मानव की धारणा, लघु मानव की धारणा किस कविता की विशेषता है? यह भी बहुत अच्छा। देखो मैं इसलिए कर रहा हूं, डरना नहीं, घबराना नहीं, ये सारे क्वेश्चन गद्य आदि की दृष्टि से बहुत सरल क्वेश्चन हैं, भागना नहीं कि नहीं यार ये तो ऐसे है वैसे है। भैया यही यही सब यहां से ले जाओगे जब भी काम आएगा। ठीक है, बिल्कुल ये नई कविता की विशेषता है। और इसी समय एक पुस्तक आई थी, जरा बताना किसकी है? लघु मानव, लघु मानव के बहाने, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। ये एक लंबा निबंध है, किसका? अरे वाह क्या नाम है, रजनी जी, जिंदाबाद रहो आप, बिल्कुल बहुत अच्छा बेटा। दीपक जी क्या बात है, बहुत अच्छा बेटा। हाँ बिल्कुल, ये है बेटा विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण, विजय देव नारायण शाही, इनकी रचना है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक नई बहस। स्वाति जी बहुत अच्छा, विजय देव नारायण शाही, बिल्कुल सब लोग उत्तर दे रहे हैं, वंदना जी भी यस कह रही हैं और अपनी स्वीकृति दे रही हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो है विजय देव नारायण शाही की रचना। अगला है बेटा, मयंक मंजरी किसका नाटक है? मयंक मंजरी किसका नाटक है? गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। मयंक मंजरी, ये शुरुआत से ही भाई देखो अब रजनी जी अब टॉप लिस्ट में आ रहे हैं तो अच्छी बात है भाई ना। हम तो इतना ध्यान दे नहीं पाते कौन टॉप में है, लेकिन हमारे लिए तो सब टॉप है, हमारे लिए तो सब टॉप में है ना। चलो, किशोरी लाल गोस्वामी, बिल्कुल बेटा, मयंक मंजरी जो है ये किशोरी लाल गोस्वामी जी का है। और देखिए किशोरी लाल गोस्वामी जी को आप लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि 19 एक तथ्य इनका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में, कहां बेटा? 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में एक लेख छपा, सरस्वती पत्रिका में एक वो कह रहा हूं लेख, सॉरी, सरस्वती पत्रिका में इंदुमती ना, इंदुमती नामक कहानी छपी, सरस्वती पत्रिका में इंदुमती नामक कहानी छपी। इसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, इसे हिंदी की पहली कहानी, इसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। आज देखना है कितने नए बच्चे सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, हिंदी की,
हाँ, नंबर रजनी जी दे दूंगा। देखिए रजनी जी हमारी बहुत प्रिय जो है विद्यार्थी हैं और इनका जो है पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है। बिहार पीजीटी जो पिछली वैकेंसी पीजीटी वाली हुई है, रजनी जी का जो है बिहार पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छा रोहिणी जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने सरस्वती पत्रिका में। और इसको पहली कहानी माना किसने? शुक्ल जी ने माना। रोहिणी जी बहुत अच्छा उत्तर। रजनी जी का जो है शुक्ल जी ने माना। तो रजनी जी का जो है पिछली बार पीजीटी वाले में सिलेक्शन हो गया। बहुत से बच्चे हुए बेटा जिनका चयन बना है। और देखो हाँ हाँ, रजनी गुप्ता जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ सही है, कुमारी रजनी जी सही करें, रजनी गुप्ता जी हैं। तो इनका जो है पिछली बार पीजीटी में चयन बन चुका है। और बहुत जो है जोरदार भाई, बहुत मतलब आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है। भारत दुर्दशा को क्या माना जाता है? नाटिका, प्रहसन, गीति रूपक, नाट्य राशक। ये नाट्य शासक नहीं बेटा, नाट्य राशक है, नाट्य राशक। अब बताना, आज तक आपने इसे केवल नाटक पढ़ा होगा कि भारत दुर्दशा किसका है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। अच्छा, भारत दुर्दशा एक लोगों का और भी है। मैं तो एक नाम लिख दिया, अब दूसरा नाम मुझे कमेंट में चाहिए। देखो मेरे साथ पढ़ना है तो एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा। दूसरा नाम मुझे कमेंट में चाहिए कि भारत दुर्दशा जो है दूसरा किसका नाटक है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल ये नाट्य राशक है बेटा, नाटिका नहीं है, प्रहसन भी नहीं है, गीति रूपक भी नहीं, ये नाट्य राशक है। ठीक है, भारत दुर्दशा एक लोगों का नाटक और भी है, आप लोग जल्दी से बताएंगे। हैं प्रताप नारायण मिश्र। रोहिणी जी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं कि भारत दुर्दशा जो है एक प्रताप नारायण मिश्र जी का भी है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र जी का भी नाटक है बेटा भारत दुर्दशा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ एक नाटक और भी पूछा जाता है, एक नाटक और भी पूछा जाता है बेटा, वो है प्रयाग रामागमन। ये भी अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, इसी युग से याद आ गया, भारतेंदु युग से ही। प्रयाग रामागमन, प्रेमघन, प्रेमघन का नाम जानते हैं ना, है ना, प्रेमघन जानते हैं ना, कि जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, मिर्जापुर वाले, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद का संपादन किया था। तो प्रयाग रामागमन एक नाटक, ये भी ध्यान रखना बेटा, ये नाटक भी बहुत पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है बेटा, प्रयाग रामागमन, प्रेमघन। रीना जी बिल्कुल सही है। और इस बार देखना यार, इस बार होने दो बिहार का एग्जाम, आप लोग ऐसा धूम मचाएंगे ना कि बिहार में केवल आप होंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो बेटा। प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है? देखो कल्हड़ ने लिखी है राज तरंगिणी बेटा ने, किसने लिखी है? कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी है। और इसमें कश्मीर की कथा है। कहां की है? कश्मीर की कहानी, मतलब कश्मीर का इतिहास, एक तरह से कहिए, एक तरह से कहिए कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास है। किसमें? कल्हड़ की राज तरंगिणी में। तो अब कह रहे हैं इनका कौन सा नाटक है प्रसाद जी का जो इस राज तरंगिणी पर आधारित है? तो ध्यान रखना बेटा, विशाख। प्रसाद जी का जो विशाख नाटक है ना, जो है ये जो है कल्हड़ की राज तरंगिणी पर आधारित है। और ये कल्हड़ की राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। मैला आंचल उपन्यास में कहां का चित्रण है? मैला आंचल देखिए आज गद्य हमने ज्यादा क्यों लिया, मैं पहले बता दे रहा हूं। उस पिछली एक दो कक्षा में प्रैक्टिस के बच्चों ने हमारे कहा था गद्य के लिए, तो आज मैंने काव्य लगभग इग्नोर किया है। कुछ प्रश्न आगे मिलेंगे, अलंकार भी एक दो लास्ट में मिल जाएगा, कुछ और भी प्रश्न मिले, काव्य शास्त्र के अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे ना। तो आज मैंने ज्यादा प्रयास किया है इसी के लिए, जो है उपन्यास के लिए, अरे मतलब वो गद्य के लिए। ठीक है बेटा, हाँ देखिए रजनी जी कह रहे हैं इसे तो पूरी दुनिया जानती है, बिल्कुल, मेरीगंज। अच्छा जिला क्या है? जिला क्या है? चलो रजनी जी बताओ, अगर मेरीगंज को पूरी दुनिया जानती है तो जिला बता दो, जिला बता दो। और दो तीन चीज बताओ अब रजनी जी, चलो अब तो बताना पड़ेगा, भाग नहीं पाओगे। नंबर एक, इसका जिला बताओ। नंबर दो, कथा वस्तु बताओ। नंबर तीन,
नायक बताओ, नंबर 4 प्रकार बताओ। चलो अब थोड़ी भागने दूंगा, आओ। चलो बेटा, बिहार का पूर्णिया जिला। चलो रजनी जी, एक क्वेश्चन आप ही ने दिया उत्तर, मैंने आप ही का कमेंट लिया है, वाह मेरे बच्चे, पूर्णिया जिला। चलो बिहार का पूर्णिया जिला। अब कथा वस्तु बताओ, कथा वस्तु बताओ। हाँ वही रहेगा बेटा, वही रहेगा, पूर्णिया, प्रशांत, बिल्कुल। चलो नायक भी किसी ने लिख दिया था, डॉक्टर प्रशांत, बिल्कुल डॉक्टर प्रशांत, ठीक। हाँ और बेटा सुनिए, एक चीज और, मलेरिया हॉस्पिटल बिहार, बिल्कुल, वाह वाह रजनी जी जिंदाबाद, बिल्कुल। जो है कथा वस्तु है हॉस्पिटल ना, या कहिए चलिए हॉस्पिटल, यार अस्पताल ही लिख दूं, हॉस्पिटल शब्द सही नहीं लग रहा है। अस्पताल खुलने के बाद की कथा, मतलब वही मलेरिया का जो है खुलने के बाद की कथा। इसमें जो है मलेरिया का हॉस्पिटल खुलता है और प्रकार है आंचलिक। कैसा है? आंचलिक। और एक बात और ध्यान रखना बेटा कि यहां से जो है मतलब इसे जो है यहीं से जन्म होता है। किसका जन्म होता है? जन्म होता है किसका? आंचलिक उपन्यासों का। यह माना जाता है बेटा यहीं से आंचलिक उपन्यासों का जन्म होता है, ठीक है। हाँ मलेरिया प्रकोप है और जो मलेरिया का हॉस्पिटल खुला है उसी की कहानी है। परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1877, 1880, 1882, 1893। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी तमाम इसमें साथी होंगे जो 6 to 8, 9, 10th या 11, 12th के लिए कोर्स परचेज करने की सोच रहे होंगे। बेटा अगर आप कोर्स परचेज करते समय कोड विजय अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? विजय, और हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ते हैं तो हम आपको 150 जो संस्थान हमारे नाम पर जो यहां जो कोड के साथ छूट है वो तो है ही, हम आपको 150 प्रश्नों का एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ अलग से भी देंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि और लाइव क्लास आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो भाई देखिए अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो फिर वहां मजा आएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा बेटा ना जो है। तो चलिए परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? सब लोग जानते हैं 1842 में, अरे 82 में। लेखक कौन है बताना बेटा, लेखक कौन है परीक्षा गुरु के? लाला श्रीनिवास दास, बिल्कुल लाला, क्या बात है, आज रजनी कुमारी जी तो पूरे फॉर्म में है। लाला श्रीनिवास दास, बताओ कौन रोकेगा आपको बिहार में यार, कौन रोकेगा किसके जो है सिलेक्शन से? लाला श्रीनिवास दास, बिल्कुल आपने सही कहा। अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास, अंग्रेजी ढंग का, वैसे भी इसको पहला, अंग्रेजी ढंग का भी नहीं हो बेटा तो इसको पहला कौन आ गया तो भैया देखिए, लाला से अंग्रेजी ढंग का या वैसे भी हिंदी का पहला उपन्यास है, ठीक है। और इसमें दिल्ली के एक सेठ के बिगड़े हुए बेटे की कहानी है ना, कहानी है, ठीक है। चलो चलो शेयर करते रहो और ध्यान रखना सबको कोड, जो भी बिहार में हिंदी 6 to 8 या 9, 10th, 11, 12th परचेज करेंगे आपको कोड के रूप में VIJAY विजय यूज करना है, ठीक है बेटा। क्या यूज करना है मेरे प्यारे बच्चे? VIJAY। अगला, वह सफर था कि मुकाम था, मैं जरा देखूं, वह सफर था, क्या पता नहीं यार कौन है, दुखी कर रखा है। वह सफर था कि मुकाम था, कह रहे हैं कि यह किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, प्रभा खेतान, बहुत बाद की रचना है बेटा। हाँ
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं छवि जी, मैं तो आपको बार बार कहता हूं कि आपको देखकर तुलसीदास जी को सीखना चाहिए था, जो उन्होंने कहा दुई काम नहीं होई बुआलू हंसब ठठाई फुलाई गालू। तो यहाँ तो जो है ये कमेंट दो भी करती हैं और पढ़ती भी रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है तो चलिए अगला उपन्यास लेते हैं बेटा। वह सफर था कि मुकाम था, किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, प्रभा खेतान। बहुत अच्छा जो है कोर्स जो है 1600 कुछ का है समथिंग, बहुत बहुत सरल है बेटा, बहुत कम पैसे में, इससे सरल पूरे कोई आपको नहीं देगा और क्वालिटी वाला, बस सीधी सी बात मैं इतना जानता हूं। चलिए, वह सफर था कि मुकाम था, ये कह रहे हैं कि किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग। चलिए, हां बिल्कुल, ये जो है बेटा मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। वह सफर था कि मुकाम था, सफर था कि मुकाम था, किसकी रचना है बेटा? मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। और इनकी अगली रचना है, देखिए एक तो आप जानते हैं स्मृति दंश, स्मृति दंश सबसे चर्चित है इदन्न मम बेतवा बहती रही, स्मृति दंश इदन्न मम बेतवा बहती, स्मृति दंश इदन्न मम बेतवा बहती रही, ठीक है। और चाक, इनके उपन्यास मैं बताऊंगा कौन कौन से पूछे गए। चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, ये सब जो है बेटे इनके उपन्यास हैं। स्मृति दंश, इदन्नमम, बेतवा, देखिए इसमें इदन्नमम पूछा गया है, बेतवा बहती रही, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, ये सारे पूछे गए हैं। और इन्हीं का जो है गुड़िया भीतर गुड़िया, कस्तूरी कुंडल बसे, क्या बात है साधना जी, जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद साधना जी। जो है आत्मकथा गुड़िया भीतर गुड़िया और कस्तूरी कुंडल बसे, दो भाग में है, गुड़िया भीतर गुड़िया और जो है कस्तूरी कुंडल बसे, वेरी गुड, बहुत ये भी पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नगर बधुएं, थ नहीं है ये ध है, ये एक्चुअली थ ध में भाई टाइप करने वाले कोई भी गलती नहीं, वो हिंदी का आदमी नहीं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। नगर बधुएं है, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, यार बाली कितना सुंदर शीर्षक है, शीर्षक देखो यार कितने जोर का है। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, किसका कहानी संग्रह है? नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। हाँ बीच बीच में नेट की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती होगी, लेकिन आप जो है थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सही हो जाएगा तत्काल। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, किसका कहानी संग्रह? ज्ञान रंजन, अनिल यादव, अखिलेश संजय। ये बेटा बिल्कुल नए व्यक्ति हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। अरे बेटा बहुत तेजी से चला गया बेटा, क्या बताऊं। नहीं अखिलेश का नहीं है, चलो अखिलेश का मैंने हटा दिया। अब बताओ संजय, ये संजय भी नहीं, ये सृंजय हैं, सृंजय हैं ज्ञान रंजन। और ज्ञान रंजन की एक कहानी बहुत चर्चित है बेटा, पिता, ये कहानी जरूर ध्यान रखना, पिता कहानी बहुत चर्चित है ज्ञान रंजन की। ये बेटा अनिल यादव की रचना, बिल्कुल आप लोग गेस कर लिए हैं, अनिल यादव की रचना है और जो है बहुत चर्चित रचना रही है। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। अच्छा, इनका एक यात्रा वृत्त बड़ा चर्चित रहा है यार, ये भी जान लो, वह भी कोई देश है महाराज। देखो कितना अच्छा नाम दिया है ना। अच्छा शीर्षक जो है ना ये जो है बड़ा मायने रखता है भाई, देखो बड़ा मायने रखता है शीर्षक, कितना यात्रा वृत्त। कुछ लोग शीर्षक देने में बड़े वो होते हैं, यात्रा वृत्त ना। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, देखकर ही मन में एक अजीब सा वो उठता है ना, यह भी कोई देश है महाराज, यात्रा वृत्त है। हां चलो अगला, उसने कहा था, उसने कहा था, कहानी का नायक कौन है? देखो बेटा उसने कहा था 1915 ईस्वी। अच्छा किस शहर का वर्णन है, आप ये कमेंट में करो, मैं अकेले नहीं बोलूंगा, आप भी लिखते रहो, मैं अकेला मेहनत थोड़ी करूंगा। किस शहर का वर्णन है ये आप करो, बाकी मैं करता हूं। 1915 ईस्वी,
ठीक है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा 1915 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। और उसके बाद जो है तमाम लोग आधुनिक कहानी का प्रारंभ यहीं से मानते हैं, लहना सिंह अमृतसर। क्या बात है, वेरी गुड, बिल्कुल मुख्य पात्र इसके बेटे लहना सिंह है, लहना सिंह है। और कथा जो है अमृतसर की है। यार प्रेम भी, अच्छा वास्तव में जो है ना, मुझे कई बार ये महसूस हुआ बेटा, आपसे बहुत अच्छी बात शेयर करूं कि सूरदास जी ने ऐसे ही नहीं, कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं यार जो वेद वाक्य हो जाती हैं। मैं सच बता रहा हूं, मतलब सूरदास जी ने एक लाइन लिख दिया, क्या, लरिकाई कै प्रेम कहो अली कैसे छूटे। क्या कहा, लरिकाई कै प्रेम कहो अली कैसे छूटे। हे भौरे, हे उधो, बचपन का प्यार कभी नहीं खत्म होता। और यार एकदम 100% इस पर ये कहानी फिट बैठती है। मतलब दोनों में कोई बात विचार नहीं, कुछ नहीं, केवल बस देखने में अच्छी लगी। तेरी कुड़माई हो गई क्या, धत, फिर तेरी कुड़माई हो गई क्या, देखता नहीं ये रेशमी शालू, इतने में पूरा प्यार खत्म। और जान दे दी, प्राण दे दिया। इसको इश्क कहते हैं ना, इसको इश्क कहते हैं। और आज क्या है, एक रेस्टोरेंट में दूसरे के साथ, देखो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, माफ करना लेकिन सही बात कर रहा हूं, एक रेस्टोरेंट में दूसरे के साथ, निकलते ही दूसरे रेस्टोरेंट में दूसरे के साथ, और इधर दूसरे रेस्टोरेंट में दूसरा दूसरे के साथ। मतलब यार ऐसे तो लगता है मानो प्यार ना हुआ, इश्क ना हुआ, कपड़े हो गए, इश्क ना हुआ कपड़े हो गए। और बदलते रहो बस, जब मन करे 10-5 है, जब मर्जी बदल लो। जो हाँ, सालू माने दुपट्टा, सालू माने दुपट्टा ना, सही है। हाँ, पूर्व दीप्ति, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें जो है, इसमें जो है बड़ी समस्या, रुकिए मैं फोन साइलेंट कर दूं। इसमें जो है पूर्व दीप्ति पद्धति होती है बेटा, या जिसे स्मृति संचारी पद्धति भी कहते हैं, पूर्व दीप्ति, या जिसको स्मृति संचारी पद्धति भी कहते हैं, ये जो है वो होता है। ठीक है, नहीं सही कह रहा हूं। हाँ देखो, अब हंस लो भले हमारे ऊपर, लेकिन बात मैंने सही कही, आप लोग इससे इनकार नहीं कर सकते हैं ना, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। चलिए, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा निबंध संग्रह नहीं है। विषाद योग, कल्पलता, कुटज, आलोक, ये लोक पर्व नहीं बेटा, आलोक पर्व है, आलोक पर्व है, आलोक पर्व, कुटज, कल्पलता, विषाद योग। जल्दी बताना। देखो 11-12 के लिए बुक पढ़ने का अगर समय हो तो आप शुक्ल को पढ़िए, बस एक किताब पढ़िए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। बाकी कुछ जो है प्रैक्टिस सेट लीजिए संस्थान का, और गाइड टाइप की किताबें लेकर के पढ़िए, जल्दी कवर करिए। विषाद योग, अच्छा विषाद योग निबंध किसका है, जल्दी बताना। विषाद योग है किसका, चलो जल्दी बताना बेटा। हाँ, किसका है ये, मैं देखूं किसका कमेंट पहले आ जाता है, जल्दी मैं देखूं किसका कमेंट चलो हाँ, कुबेरनाथ राय, बिल्कुल सही है बेटा। विषाद योग जो है ये किसका है, कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय। और कुबेरनाथ राय ने जो है बेटा विषाद योग लिखा है। प्रिया नीलकंठी, देखिए इनके कुछ चर्चित हैं जो पूछे जाते हैं, प्रिया नीलकंठी, प्रिया रस आखेट, रस आखेट, प्रिया नीलकंठी, रस आखेट। और बताना बेटा जल्द, हाँ ललित निबंधकार हैं, बिल्कुल सही है। गंधमादन, गंधमादन, निषाद बांसुरी, ये सब रचनाएं पूछी जाती हैं बेटा। निषाद, गंधमादन, निषाद बांसुरी। और उसके बाद जो है महाकवि की तर्जनी, महाकवि, महाकवि की तर्जनी। और त्रेता का वृहत श्याम,
त्रेता का वृहत श्याम, ये सारी रचनाएं पूछी जाती हैं बेटा। और कुबेरनाथ राय कैसे हैं? ललित निबंधकार हैं। कैसे हैं बेटा? ललित निबंधकार, ललित निबंधकार हैं बेटा। ठीक है बेटा। हाँ, बेटे लेखकों और कवियों के नाम आपके सिलेबस में नहीं दिया है, वहां केवल लिखा है कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक है बेटा। तो कवि और रचनाएं यहां आपके यहां स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। स्पेसिफिक सिलेबस कुछ जगहों पर आता है, जैसे स्पेसिफिक सिलेबस था ईएमआरएस में। ईएमआरएस में कुछ विशेष कवि थे और उनकी रचनाएं थी। ठीक है, पर आपके यहां ऐसा नहीं, आपको पूरा काव्य पूरा गद्य पढ़ना है बेटा, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है बेटा। नाम मैंने आपका देखा नहीं, जो भी हो। साहित्यालोचन के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, हजारी है, हजारी प्रसाद। साहित्यालोचन के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्यालोचन, हाँ, ये लर्न फ्रॉम बेसिक क्या है ये? हाँ, बता दिया बेटा कि ये आपके सिलेबस में अलग से कवियों के नाम नहीं है बेटा। चलो ओके बेटा, चलो अगला। चलो देखो, ये जो है श्याम सुंदर दास जी का साहित्यालोचन किसका निबंध है? बिल्कुल श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी की दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेटा इन्होंने जो है कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। किसका संपादन किया? कब, इसका समय देख लेना बेटा, मुझे समय याद नहीं है। ठीक है, कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। ठीक है बेटा, एक तो इनका ये चर्चित है, और दूसरा इन्होंने जो है वो आलखंड, आलखंड को जो है क्या नाम है, परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो का संपादन किया। तो ये दो इनके बड़े इंपॉर्टेंट हैं बेटा, एक कबीर ग्रंथावली का संपादन और एक जो है परमाल लर्न फ्रॉम बेसिक। बेटा मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चे, एक ही कमेंट बार बार वो करने से क्या फायदा। मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ कवियों के नाम, लेखकों के नाम स्पेसिफिक नहीं दिए, केवल इन्हीं को पढ़ना। अगर केवल इन्हीं को पढ़ना होता तो मैं आपको बता देता। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, मर्जी आपकी। कहीं न जाय का कहिए, आत्मकथा किसकी है? बहुत चर्चित आत्मकथा है बेटा, पूछी भी जाती है। कहीं न जाय का कहिए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा। कहीं न जाय का कहिए, चलिए जल्दी बताना बेटा। कहीं न जाय का कहिए किसकी आत्मकथा है? पहली क्लास में क्या करें? पहली क्लास में कुछ नहीं करना रजनी जी। देखो, पहली क्लास का मतलब ही होता है कि बच्चों से, देखो किसी भी क्लास में जाओ, अध्यापक बन रहे हो, आपको तरीका बताता हूं, एक चीज याद करना, नोट करना। सारे लोग जिसको आज जरूरत, आज आपको कल की जरूरत पड़ेगी बेटा, मेरी बात को मान लेना। आपको कुछ नहीं करना, एक काम केवल करना है, जैसे ही क्लास में आप एंटर करते हैं, सबसे पहला काम करिए, एक बार पूरी कक्षा उठ के, बच्चे खड़े होते हैं, सबसे निगाह मिलाइए। जब अध्यापक बच्चों से निगाह मिला लेता है तो बच्चा अपने आप बिल्कुल ठीक वो हो जाता है, उसे पता है कि नहीं गुरुजी वो है। पहले सबको एक बार गौर से, ठीक है बेटा प्लीज सिट डाउन, फिर उसके बाद आप खड़े रहिए एक बार सबकी तरफ, ओके ना। फिर उसके बाद पहला दिन है बेटा, अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन लीजिए और थोड़ा प्रयास करिए एक उसका फेमिलियर होने का। लेकिन कई बार होता है कि पहली क्लास में ही बच्चा देखना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है कि टीचर किस नेचर का है, तो वो हो सकता है थोड़ी गड़बड़ कुछ बातें कहे, जो है खराब, मतलब ऐसी बातें जो ठीक नहीं हो, तो आप उन्हें तत्काल समझा दीजिए कि देखो बेटा, हम जो है आप जैसे को खूब पढ़ाए हैं, टेंशन नहीं है, आप आराम से पढ़िए, पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन अगर बदमाशी करेंगे तो आप जो है इसके लिए जो है फिर हमारे पास विकल्प भी है। तो थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, बच्चा अपने आप एकदम फिट रहेगा। मैं मारने की बात नहीं कर रहा, कतई नहीं, बस केवल समझाना। और याद रखना बेटा, जो आंख दिखाने से, समझाने से नहीं मानेगा, वो मारने से नहीं, बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए।
ठीक है बेटा। चलिए, तो कह न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा। यार आज हम फोन पता नहीं किसने दुखी कर दिया है। ओहो यार, चलिए दुखी कर दिया लोगों ने, मैं इसको साइलेंट ही कर दूं भाई। आज हम गलती से, बहुत बड़ी गलती हो गई, ये जेब में पड़े थे महोदय, हम इनको लेके आ गए इधर। भगवती चरण वर्मा, देखो भगवती चरण वर्मा का आप लोगों ने जाना है बेटा। एक तो सबसे ज्यादा इनका जो पूछा जाने वाले उपन्यास है, वो प्रश्न है, वो है चित्रलेखा। चित्रलेखा, ठीक है। उसके बाद आप लोग जान ही रहे हैं कि जो है भूले बिसरे चित्र है, वह फिर नहीं आई। भूले, ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है, भूले बिसरे चित्र वह फिर नहीं आई, वह फिर नहीं आई, 3 वर्ष वह फिर नहीं। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र वह फिर नहीं आई, 3 वर्ष। ठीक है बेटा, चलो। हाँ, पाप पुण्य क्या है इसका समझ शुरू ही यहीं से होता है। वाह बेटा वाह, 250 डाक गए, वाह। तो ये शुरू ही यहीं से होता है, पाप क्या है पुण्य क्या है ना। चलिए, महादेवी वर्मा की कृति नीलकंठ किस विधा की रचना है? कहानी, एकांकी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज। नीलकंठ, देखो बेटे नीलकंठ जो है एक मोर था। क्या ना, कौन था? मोर। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू, गौरा गाय, सोना हिरणी, ये सब पाल रखी थी और इन सब पर इन्होंने लिखा है। गिल्लू, गौरा, सोना, ये बेटा जो है ये सब के सब हमारे क्या है? रेखा चित्र हैं। क्या है? रेखा चित्र हैं। और एक रेखा चित्र इनका और है, भक्तिन। ये इनके यहां नौकरानी थी, भक्तिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन थे? राजेंद्र यादव, यशपाल, प्रेमचंद, भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन थे? चलो जल्दी बताना बेटा। देखो बेटा, नई कहानियां ये भैरव प्रसाद गुप्त की है और ये इन्होंने प्रयागराज से, कहां से? प्रयागराज से इसका संपादन किया था। और इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था बेटा। एक तो इन्होंने 1954 से लेकर 1960 तक कहानी पत्रिका का संपादन किया। 1954 से लेकर 1960 तक किसका संपादन किया? कहानी पत्रिका का संपादन किया। 1954 से लेकर 1960 तक कहानी पत्रिका का संपादन किया और 1960 से लेकर के बेटा इन्होंने जो है और 1963 तक नई कहानियां का संपादन किया। 1960 से 1963 तक नई कहानियां का संपादन किया। इस तरह से इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन भैरव प्रसाद गुप्त जी ने ही किया था। चलो बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में भोजराज की पुस्तक है, भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश, व्यक्ति विवेक, अभिनव भारती, काव्य कौतुक। भोजराज, देखिए भोजराज ने कहा है एको रसः, नहीं इन्होंने मतलब वो हाँ श्रृंगार को इन्होंने, कुल मिलाकर ये ध्यान रखना यार, कथन नहीं याद आ रहा, श्रृंगार को रसराज कहा है, श्रृंगार को रसराज कहा है। ठीक है, और इनकी रचना अब आप खुद पकड़ लेंगे, श्रृंगार प्रकाश है ना। इन्होंने श्रृंगार को रसराज कहा है और इनकी रचना रसराज है। अभिनव भारती, अभिनव गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा? जो उनके भरत के रस सूत्र के चौथे व्याख्याता हैं अभिनव गुप्त, उन्होंने अभिनव भारती की रचना की है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। निम्न में कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है?
मतलब कौन अलंकार के उसमें नहीं है, भामा। देखो अलंकार एक मिनट, ठीक है। अलंकार विधा के जनक, मतलब अलंकार शास्त्र के जनक, इनको जो है अलंकार शास्त्र का जनक माना जाता है। दूसरा जयदेव कुवलयानंद दंडी। अब इसमें बताना बेटा जल्दी से, देखो दंडी भी है, दंडी है बेटा, दंडी भी है, ठीक है। इसमें कुवलयानंद जो हैं ये अलंकारवादी नहीं है। अब देख लेना ये क्या है, मैं इसको जल्दी में देख नहीं पाया बेटा, तो आप देख लेना कि ये अलंकारवादी नहीं है, ठीक है। चलो अगला वक्रोक्ति, वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का विरोधी आचार्य कौन है? देखो वक्रोक्ति जो है, वक्रोक्ति सिद्धांत के जनक कुंतक को माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा? कुंतक को। वक्रोक्ति सिद्धांत का जनक कौन है? कुंतक है। और इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम इनकी पुस्तक का नाम है बेटा। और कह रहे हैं वक्रोक्ति का आचार्य विरोधी कौन है, तो जल्दी बताना बेटा। वक्रोक्ति के विरोधी हैं बेटा विश्वनाथ। क्यों? क्योंकि विश्वनाथ ने पहली बार रस को काव्यात्मा माना। देखो रस की चर्चा तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन आचार्य विश्वनाथ ने सबसे पहली बार रस को काव्यात्मा माना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रस को काव्यात्मा किसने माना? विश्वनाथ ने माना, ठीक है। और विश्वनाथ की रचना क्या है? साहित्य दर्पण। क्या रचना है बेटा? साहित्य दर्पण। और इन्होंने जो है इन्होंने एक परिभाषा दी जो बहुत पूछी जाती है बेटा, जो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम। भैया देखो एक सब क्वेश्चन नोट कर लेना, सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ ने ये काव्य की परिभाषा दी। तो कई बार पूछा जाता है आपको कि भाई ये किसकी परिभाषा है, तो काव्य की परिभाषा दी किसने? आचार्य विश्वनाथ ने। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। हाँ हाँ, अदर स्टेट वाले देखो होता क्या है, अदर स्टेट वाले कहीं भी जाएं बेटा वो जनरल में क्वालिफाई करते हैं देवांश जी, तो इसलिए जो है वहां 90 नंबर होना चाहिए, क्योंकि जनरल की जो क्वालिफाई है वो 90 पर है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कितने गुण होते हैं? गुण देखो बेटे मैं आपको बताऊं, दो लोगों का बहुत पूछा जाता है। किसका? एक तो भरत मुनि का और एक दूसरा दंडी का। ये दो लोगों का काव्य गुण बहुत पूछा जाता है। आचार्य भरत ने 10 काव्य गुण माने हैं और 10 काव्य दोष। ये ध्यान रखना, आचार्य भरत ने 10 काव्य गुण माने हैं और 10 ही काव्य दोष माने हैं। और दंडी ने जो है 3 काव्य गुण का सिद्धांत दिया। 3 काव्य गुण जिसे आज हम पढ़ते हैं, कौन कौन सा? जो है प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो ये जो हम 3 आज पढ़ते हैं ये दंडी ने दिया, ठीक है। अगला इस रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद का किस आचार्य का मत है? रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलक। जल्दी बताना बेटा। भट्टलोलट, भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? उत्पत्तिवाद का। भट्ट शंकुक ने बेटा अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया। भट्टनायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया,
ठीक है। तो भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, भट्ट शंकुक अनुमतिवाद और भट्ट नायक जो है ये आपका भुक्तिवाद, भुक्तिवाद, ठीक है। तो बस, अच्छा अभी है स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है, मुझे लगा इतना ही था। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है, कायिक वाचिक सात्विक, और ये है चलो इसका कोई मतलब ही नहीं, कायिक वाचिक सात्विक आहार्य। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, अनुभाव का मतलब होता है भावों को व्यक्त करने का माध्यम, भावों को, मन में उठे भाव, भावों को व्यक्त करने का माध्यम। और इसमें जो है कायिक मतलब शरीर के द्वारा, जैसे कोई सामने पड़ा, आपने कुछ बोला नहीं, सीधे खींच के एक थप्पड़ मारा कान पे झन्न से, ये क्या है, कायिक अनुभाव है, आपने थप्पड़ मार के अपना गुस्सा व्यक्त कर दिया। वाचिक, आपने पहुंचते ही एक भद्दी सी गाली दे दी वाचिक बोलकर। आहार्य सात्विक का मतलब होता है बेटा जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक सबसे सुंदर उदाहरण मैं दूंगा, सबसे सरल। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं या बहुत डर जाते हैं तो कांपने लगते हैं। हम जब बहुत गुस्से में होते हैं और बहुत डर जाते हैं तो कांपने लगता है। अब हम जानबूझ के नहीं कांप रहे हैं, वो कांपना अपने आप हो जाता है। तो सात्विक अनुभाव जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, और स्वर भंग सात्विक है। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। संख्या कितनी है, 8 है। और आहार्य मतलब वस्त्र भूषा द्वारा, जैसे किसी शोक सभा में लोग जाते हैं तो सफेद कपड़े पहन कर जाते हैं, तो कहीं अगर सफेद कपड़े पहने बहुत से लोग एकत्र हैं तो आप समझ लो कि किसी की शोक सभा है ना। हाँ बिल्कुल, इसमें है बेटा हमारा, जैसे मुझे आठों तो जो है मैं देखता हूं, इसमें जैसे कंप है, कंप माने कांपना, रोमांच, रोमांच माने रोमे खड़े हो जाना, अश्रु आंखों से आंसू निकलना, स्वेद पसीना आना ना, अश्रु स्वेद रोमांच कंप स्वरभंग जड़ता, जड़ता माने स्थिर हो जाना, ठीक है। तो यही है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 1 2 है ध्यान नहीं आ रहा। तो कंप रोमांच अश्रु स्वेद जड़ता स्वरभंग वैवर्णता, वैवर्णता, वैवर्णता मतलब कि मुख का पीला पड़ जाना, ये सब जो है हमारे सात्विक अनुभव।